हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा कैलकुलस मेथड, हमारी जो इक्वेशंस होते हैं, गति के जो समीकरण होते हैं, तीन इक्वेशंस है। पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो गति के समीकरण होते हैं ये एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के समीकरण है, इक्वेशंस है। पिछली क्लास में हमने आपको इन इक्वेशंस को प्रूफ किया था ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। हमने टाइम वेलोसिटी में ग्राफ ड्रॉ किया था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, और सबने इक्वेशंस को प्रूफ किया था। इस वाली क्लास में हम कलन विधि लेके चलेंगे, मैथमेटिक्स की है, कैलकुलस मेथड है, उस सब इक्वेशन को कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेके चल रहे हैं, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको पता होना चाहिए इसमें u क्या है, v क्या है, व्हाट इज a एंड व्हाट इज द t। तो u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, या यूं कहिए जब t बराबर 0 होता है उस समय जो वस्तु का वेग होता है उसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग u, एंड v इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t समय बाद जो वेग होगा, जिसे हम अंतिम वेग भी कह सकते हैं, वो v है, और a है गति में त्वरण। तो देखो यहां पर भी लिखा हुआ है, हमें लिखा है 12 एक वस्तु है, समान दर से बढ़ते हुए वेग से गति कर रही है। बोला द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द इंक्रीजिंग वेलोसिटी, जिसमें वेलोसिटी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, गति के बढ़ने की जो दर है वो एक जैसी है, समान रूप से गति बढ़ती जा रही है। बेसिस का जो मोशन होगा उसको हम नाम देंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस तरह का मोशन तो हमारा होता है यूनिफॉर्मली। एक ऐसा भी तो मोशन होता है जिसमें वस्तु की गति की दर बढ़े, लेकिन असमान तरीके से बढ़े। कभी गति की दर का बढ़ने का जो रेट हो कुछ अलग हो, और कभी कुछ और ज्यादा हो जाए, या कभी कम हो जाए। तो इस तरह का जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बोला जाएगा। लेकिन यहां पर जो मोशन लेके चल रहे हैं दैट इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखिए इस वाले मोशन के लिए सबसे पहले लिखा हुआ है एट टी इक्वल टू 0, जब t हमारा समय 0 के बराबर है, तो v इक्वल टू u, हमारा वस्तु का जो वेग है वो प्रारंभिक वेग u के बराबर है। एट व्हेन t इक्वल टू t, आफ्टर द टाइम t समय बाद हमारा जो वेग है v इक्वल टू v, गति में जो त्वरण है वो हमने a लिखा हुआ है। और हम जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है उसको अगर हम लेके चले तो त्वरण की परिभाषा से a इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। कुछ ऐसा ही तो इक्वेशन है। और इसको यो भी लिख सकते हैं a इक्वल टू, जो v2 माइनस v1 होगा ये होगा चेंज इन द वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन होगा, जिसको हम डेल्टा v लिख सकते हैं, अपॉन t2 माइनस t1 को हम टाइम इंटरवल, समय अंतराल डेल्टा t लिख सकते हैं। तो a इक्वल टू होगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारा टाइम इंटरवल सूक्ष्म हो, शॉर्ट टाइम इंटरवल हो, तो इस डेल्टा टी को हम dt लिखेंगे, और उस शॉर्ट टाइम इंटरवल में जो वेग में परिवर्तन होगा उसे हम dv लिखेंगे। तो हम एक्सेलरेशन को a इक्वल टू dv अपॉन dt भी लिख सकते हैं। तो फाइनली जब हम कैलकुलस मेथड की बात करेंगे तो हमें त्वरण को क्या लिखना होगा, हमें त्वरण को लिखना होगा a इक्वल टू dv अपॉन dt। व्हाट इज द dv हियर?
dv is the change in the velocity in time interval dt। dt समय अंतराल में वेग में जो परिवर्तन है उस हमने dv लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स की भाषा में ये जो dv अपॉन dt होता है इसे हम कहते हैं t के सापेक्ष v का अवकलन। दिस डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू t, ये होता है dv अपॉन dt। तो हमारा एक्सेलरेशन है क्या? कोई आप पूछिए व्हाट इज द एक्सेलरेशन, कैलकुलस की लैंग्वेज में एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमारा जो त्वरण होता है वो समय के सापेक्ष वेग का अवकलित रूप है। हम सिंपल वे में यूं कह सकते हैं दिस a इक्वल टू dv अपॉन dt, राइट। dt को हम लेफ्ट साइड में लिया है, a के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखे तो a इंटू dt इक्वल टू dv और dv इक्वल टू a इंटू dt। अब हम d को कैसे रिमूव करें, या यहाँ पे जो dv है इसमें से d को कैसे हटाएं, या dt में से d को हम कैसे हटाएं? तो हमें करना होगा इंटीग्रेशन, समाकलन। आप मैथमेटिक्स में बाद में पढ़िएगा कि हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। बेस डी को हटाने के लिए, डिफरेंशिएट फॉर्म को हटाने के लिए उस फलन का करना होगा हमें इंटीग्रेशन। तो जिसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे विद इन द प्रॉपर लिमिट्स, उचित सीमाओं के बीच में। ये लिमिट्स का मतलब क्या होगा? तो हमारी दो लिमिट हुआ करती है, एक होती है हमारी स्टार्टिंग लिमिट जिसे हम नाम देते हैं लोअर लिमिट, और एक होती है फाइनल लिमिट जिसे बोलते हैं अपर लिमिट। तो मोशन की जो हमारी दो लिमिट्स होगी उन लिमिट्स के बीच में हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, इस पूरे इक्वेशन को। तो ये हमने इंटीग्रेशन साइन लिखा हुआ है, इस तरह का सिंबल होता है समाकलन का, ध्यान रखिएगा। ये हमारा जो यहाँ पर इंटीग्रेशन है, वैसे तो डिफरेंशिएट फॉर्म यहाँ पर dv लिखा हुआ है, लेकिन जब इसे इंटीग्रेशन के हम सिंबल के साथ लिखेंगे तो हम इसको यूं कहेंगे कि वेग का इंटीग्रेशन है। इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन है और dv लिखा हुआ है। तो जिस में इंटीग्रेशन होता है, जैसे वेलोसिटी में इंटीग्रेशन है, तो हम जो लिमिट्स लगाएंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट लगाएंगे, वो हम वेलोसिटी की लगाएंगे। तो वेलोसिटी की लोअर लिमिट तो हम u लेके चलेंगे इनिशियल वेलोसिटी की, अपर लिमिट हम v लेके चलेंगे। तो हमारी u हो गई लोअर लिमिट एंड v इज द अपर लिमिट। इक्वल टू आगे क्या लिखा हुआ है, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। इंटीग्रेशन अंदर लिखा हुआ a इंटू dt। ये जो इंटीग्रेशन है वो टाइम में है, क्योंकि जो d है वो t के साथ में तो है, तो इंटीग्रेशन बोला जाएगा इन द टर्म्स ऑफ टाइम। तो यहां पर हमारी जो लिमिट लगेगी वो टाइम की लगेगी 0 से t। तो टाइम की लिमिट हो गई, वेलोसिटी की लिमिट हो गई u टू v, मतलब जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा तो वेलोसिटी u होगी, और जब टाइम t इक्वल टू t होगा तो वेलोसिटी हमारी v होगी। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो कुछ रूल्स हमें ध्यान रखने हैं। अभी तो हम ये टर्म्स ऐसे ही रहने देंगे, राइट साइड लिखेंगे, इक्वल टू करके लिखेंगे। फिर देखिए व्हाट इज द ए हियर, ए इज द एक्सेलरेशन। तो हमारा जो गति में त्वरण है वो ए है, और हमने आपको एक बात और बताई कि हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, बिस समान त्वरण की गति है। पूरी मोशन में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट वैल्यू का है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो इंटीग्रेशन साइन से हम उन्हें पहले ला सकते हैं। तो ए हमारा कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से हमने बाहर लिख लिया, पहले लिख लिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ ए, फिर इंटीग्रेशन का साइन लिखा हुआ है, लिमिट्स हो गई 0 से t इंटू dt। हम किन टर्म्स को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं? हम उन टर्म्स को इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू की होगी। ए हमारा कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको इंटीग्रेशन से पहले लिखा। अब हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा? तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप प्लीज। हमारा जो इंटीग्रेशन का साइन है
इससे डी कैंसिल होगा। बोला सिंपल वे में डीवी में से तो डी रिमूव हो जाएगा और इंटीग्रेशन का साइन रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा वी। तो डीवी का जो इंटीग्रेशन होगा वो वी होगा। तो एक तो इंटीग्रेशन का साइन आप हटाएंगे, डी को हटाएंगे, यहाँ सिर्फ वी रह जाएगा और हमारी जो लिमिट्स होगी वो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लोअर लिमिट तो यहाँ लिख लेंगे, अपर लिमिट यहाँ लिख लेंगे। जो लिखने का तरीका है वो आप देखते जाइए। ऐसे ही देखो हमने ए को तो इंटीग्रेशन से बाहर लिया, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से t। उसके बाद फाइनली हमें ये करना होता है, इसके प्लेस पे जैसे v है इसके प्लेस पे पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे, माइनस करके इस v के प्लेस पर हम लोअर लिमिट लिखेंगे। ये हमारा रूल है, पहले अपर लिमिट लिखना फिर माइनस करके लोअर लिमिट लिखना। तो v के प्लेस पर एक बार हम v लिखेंगे, फिर माइनस v के प्लेस पर हम u लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड में हो गया हमारा v माइनस यू इक्वल टू एक्सेलरेशन a तो ऐसे रहेगा। वही रूल हम यहाँ पर एडॉप्ट करें, t के प्लेस पर पहले t लिखेंगे, t माइनस फिर 0, तो ऐसे 0 हट जाएगा। तो ये जगह v माइनस यू इक्वल टू 80, हम u को राइट साइड में ले जाएंगे तो v इक्वल टू जगह u प्लस 80। ये हमारा गति का पहला इक्वेशन है जिसको हमने डिफरेंशिएट फॉर्म से या कैलकुलस मेथड से कैलकुलेट किया है, जिसमें हमारा कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारा प्रारंभिक वेग u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है और टाइम t है। अब हम सेकेंड इक्वेशन लेके चलेंगे मोशन का, वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको कैसे प्रूफ करें? तो देखो हमारा मोशन तो वही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। इसके लिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करें? तो हमें लिखना होगा, ये लिखना होगा कि वस्तु का जो वेग है वो समान रूप से बढ़ रहा है और प्रत्येक क्षण इसका वेग बढ़ता जाएगा। तो किसी भी क्षण, किसी भी टाइमिंग्स पर, किसी भी इंस्टेंट, क्षण का होता है किसी भी समय पर, इसके वेग को अगर डिफाइन करें, उसके वेग का इक्वेशन लिखें तो वैसे वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटे समयांतराल। लेकिन जो इसे कैलकुलस की लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम लिखेंगे dx अपॉन dt, वेलोसिटी v इक्वल टू dx अपॉन dt। बहुत सिंपल सा है। जैसे एक्सेलरेशन को लिखते हैं a इक्वल टू dv अपॉन dt, ऐसी वेलोसिटी को लिखेंगे v इक्वल टू dx अपॉन dt। इस सब के न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, आपको बताएंगे हम। तो हमने v को इस तरीके से लिखा, फिर dt क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में v इंटू डी टी इक्वल टू डी एक्स और dx इक्वल टू v इंटू डी टी। अब हमें d को रिमूव करने के लिए इस पूरे इक्वेशन का हमें समाकलन करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो प्रॉपर लिमिट्स के बीच में हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन हमारा है डिस्टेंस पर है, dx लिखा हुआ है, तो हमारी जो लिमिट लगेगी वो डिस्टेंस की लगेगी। लोअर लिमिट होगी हमारी 0, अपर लिमिट होगी हमारी s, क्योंकि t टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो s ही तो है। तो लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट हो गई हमारी s। यहाँ पे तो जो इंटीग्रेशन है वो टाइम में है, क्योंकि जो d है वो t के साथ में तो है। हम वेलोसिटी में समाकलन नहीं बोलेंगे, हम समाकलन बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ द टाइम, समय में है। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी, अभी हमने प्रीवियसली एक बात बताई कि इंटीग्रेशन से पहले हम उस टर्म को ले आते हैं जो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट टर्म को हम इंटीग्रेशन से पहले लिखते हैं, लेकिन जो टर्म कांस्टेंट नहीं होगा उसे इंटीग्रेशन से पहले नहीं लिखेंगे। अब जस्ट वेलोसिटी को देखो, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज रेगुलर इंक्रीजिंग। हमारा जो वेग है वो समान रूप से बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, तो हम इसको इंटीग्रेशन से पहले नहीं ला सकते। अब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? इंटीग्रेशन करना है हमें टाइम में और हमारा टर्म है वेलोसिटी का, तो हमें इस वेलोसिटी v को चेंज करना होगा फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन।
हम v के प्लेस पे लिखेंगे u प्लस ए टी। यहां पर लिखा हुआ है u प्लस ए टी। ऐसा क्यों किया अभी आपको फिर बाद में बताएंगे। तो v के प्लेस पे हमने लिखा u प्लस ए टी, तो हमारा लेफ्ट साइड में तो ये हो गया है, इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई 0 से s dx इक्वल टू, लिमिट लगा दी 0 से t, ब्रैकेट पे लिख लिया हमने u प्लस ए टी इंटू डी टी। ये a है ए टी इंटू डी टी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम राइट साइड के टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग ब्रैकेट्स में अलग अलग लिखेंगे। तो लेफ्ट में तो हमने वही लिखा 0 से s dx इक्वल टू, अब देखो ब्रैकेट में ले है u प्लस ए टी तो लिखा हुआ है, इंटू ब्रैकेट के बाहर dt है, तो एक बार dt को हम u के साथ गुणा भी कर लें और एक बार dt को हम a इंटू टी के साथ लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन में जो साइन है वो भी दोनों के साथ अलग अलग कर लें, स्प्लिट कर ले, मतलब अलग अलग ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने। तो हमारा ये टर्म हो गया 0 से t u इंटू डी टी, प्लस हो गया 0 से t ए टी इंटू डी टी। अब देखो इंटीग्रेशन करने से पहले हम किस टर्म को बाहर लाएंगे जरा आगे देखते हैं। तो हमारा ये लेफ्ट साइड तो हमारी ऐसे की ऐसे ही रही। अब इसमें ध्यान दीजिएगा u क्या है, u तो इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग है, तो हमारा प्रारंभिक वेग तो कांस्टेंट वैल्यू का होगा। हमारी वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो जितनी थी वो उतनी ही रही होगी, तो u को तो हम कांस्टेंट मान सकते हैं, u विल बी द कांस्टेंट। तो u कांस्टेंट है तो इसे इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, उसी के बाद हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। उसके बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ है ए टी इंटू डी टी। अब इसमें a हमारा एक्सेलरेशन है जो कांस्टेंट है, तो a को भी हम इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे, लेकिन t को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते। उसका एक रीजन तो ये है कि टाइम हमारा इंक्रीज होगा, दूसरा रीजन ये है कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो टाइम में है और ये भी टाइम का एक फंक्शन है, ये भी तो टाइम है। तो हमारा जिसमें इंटीग्रेशन होता है, जैसे हमारा इंटीग्रेशन टाइम में हो और टाइम का ही हमारा फंक्शन हो मतलब फलन हो, तो उसे इंटीग्रेशन से बाहर कभी नहीं लिखेंगे। ये हमारा इंटीग्रेशन किसी एंगल में हो, थीटा के फॉर्म में हो और थीटा का ही कोई फंक्शन हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो इनको हम इंटीग्रेशन से पहले नहीं लिख सकते, उनके हमें करने होंगे इंटीग्रेशन। तो यहां पर t का हमें करना होगा इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे तो जरा नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तो देखो यहां पर dx का इंटीग्रेशन तो हमारा x हो गया, लिमिट हो गई 0 से s की। उसके बाद हमारा देखो dt का इंटीग्रेशन t हो गया, u तो बाहर है ही, लिमिट हो गई 0 से t की। अब यहां पर देखिए जरा a तो बाहर है ही, अब जो t आ गया, अगर ये t नहीं होता तो dt का इंटीग्रेशन होता t, लेकिन t की वजह से ड्यू टू दिस t हमारा इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होगा वो थोड़ा चेंज होगा। अब हमें एक फार्मूला ध्यान रखना है, अगर हमारा कोई फंक्शन x में हो, x की पावर n हो, यहाँ पे लिखा हो dx, आपसे पूछिए इसका क्या मतलब है जी, तो इसका मतलब है कि हमारा एक तो इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेशन करना है, हमारा इंटीग्रेशन x के टर्म्स में है, x के पदों में है, और हमें इंटीग्रेशन करना है x की पावर n का। अगर x की पावर n नहीं होता तो इंटीग्रेशन करते हैं हम इस dx का। तो x की पावर n के इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होगा, ये पावर का हमारा इंटीग्रेशन बोला जाता है जिसमें पावर लगी हुई है, इसका फॉर्मूला होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आप मैथमेटिक्स में बाद में पढ़िएगा, जो पावर n होगी उसमें 1 ऊपर n प्लस कर देंगे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में लिख लेंगे n प्लस 1। बस हमारा जो n होना चाहिए n माइनस 1 नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉजिटिव पावर हो सकती है, कोई भी नेगेटिव पावर हो सकती है, एक्सेप्ट -1। अगर -1 पावर हुई तो रूल कुछ अलग होगा। तो अब देखिए t की पावर 1 है, 10 की प्लेस में 1 है, तो उस रूल के हिसाब से t की पावर हो गई 1 प्लस 1 अपॉन हो गया 1 प्लस 1 और लिमिट हो गई 0 से t। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा,
हम x के प्लेस पहले अपर लिमिट लिखेंगे। अभी तो हमने लाइन को ऐसे ही रहने दिया, नेक्स्ट लाइन में लिखा है हमने, तो और सॉल्व करते हैं। x हमने ऐसे ही जाने दिया, ये टर्म भी हमने ऐसे ही जाने दिया। ये जो 1+1 है ये हो जाएगा a/2 और ऊपर हो जाएगा t²। लिमिट हो गई 0 से t की, ये 0 है ये t है। अब हम एक बार अपर लिमिट लिखेंगे माइनस करके एक बार लोअर लिमिट। तो x के प्लेस में हमने s लिखा, माइनस करके 0 लिखा, इक्वल टू u ऐसे ही है, या लिखा एक बार t लिखा, माइनस करके हमने 0 लिखा, प्लस यहाँ पे a/2 है या 1/2 इंटू a है। एक बार t के प्लेस पर t लिखा तो t² माइनस का 0 का स्क्वायर। तो ये 0 हट जाएगा, ये 0 हट जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास, ये 0 भी हटेगा, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था मोशन का, गति का दूसरा समीकरण। और फाइनली हम लेके चल रहे गति का थर्ड इक्वेशन, वो है v² बराबर u² प्लस 2as। कैसे प्रूव करें, तो दोबारा से जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में हमें त्वरण को लिखा था, a को लिखा था हमने dv/dt, तो वही फिर स्टार्ट करें। हमारी गति में जो एक्सेलरेशन होगा a/2 हमने लिखा dv/dt। अब यहां पे थोड़ा सा आप चेंज करें। एक्चुअली इस वाले इक्वेशन में कहीं टाइम नहीं है, तो टाइम को हमें किसी तरीके से चेंज करना होगा। तो dv/dt को कुछ हम ऐसे लिख लें, और a इक्वल टू यो लिखे dv के अपॉन में dx लिख लें, और इंटू एक dx बटे में आ गया तो एक dx ले जाए मल्टीप्लाई में, dx/dt। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, हमारा dx से dx कैंसिल हो गया, वो dv/dt तो रह जाएगा ये वाला। तो dv/dt को हमने कैसे लिखा, इसको लिखा dv/dx इंटू dx/dt। अब देखो जो dx/dt होगा वो किसी समय किसी क्षण वेग को तो रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके प्लेस पर लिख सकते हैं हम v के राइट। तो a इक्वल टू हो गया dv/dx इंटू v, dx के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो a इंटू dx इक्वल टू v इंटू dv। साइड को चेंज कर लें, v इंटू dv इक्वल टू a इंटू dx। अब हम वही इंटीग्रेशन करें विद इन द प्रॉपर लिमिट्स, उच्च सीमाओं के बीच में। हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, हमारा यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो वेलोसिटी में वेग में है, तो यहाँ पर जो हमारी लिमिट लगेगी, लोअर लिमिट u होगी, अपर लिमिट हमारी v होगी। फिर इधर इक्वल टू लिखा है इंटीग्रेशन लिमिट, ये हमारा इंटीग्रेशन डिस्टेंस में है dx है, तो लोअर लिमिट हमारी 0 हो जाएगी, अपर लिमिट हमारी s हो जाएगी। डिस्टेंस की लिमिट 0 से s तक ही तो है, a इंटू dx। अब एक बार फिर फोकस करिए आप, ये हमारा जो इंटीग्रेशन है वो वेलोसिटी में है, ये v का टर्म है, वेग में ही समाकलन है, तो v को तो हम इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ला पाएंगे। v का समाकलन वैसा ही उसी तरह से होगा जैसे x की पावर n का किया, बस v का समाकलन हो जाएगा v²/2। डायरेक्ट लिख लिया हमने, v की पावर 1+1/1+1, वही तो तरीका होगा। तो v का समाकलन लिख लिया हमने v²/2, और यहाँ पर लोअर हमारे अपर लिमिट लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट हो गई, ये u लिखा हुआ है। राइट साइड में देखो हमारा a एक त्वरण है, तो इसको तो हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, a को बाहर ले लिया, और dx का समाकलन हो जाएगा x। सिंपल सा, इसकी लिमिट हो गई 0 से s। एक बार हमने वही लास्ट लाइन कि हमने v के प्लेस पहले अपर लिमिट लिख दी है, माइनस करके हमें लोअर लिमिट लिख दी है, तो इस जगह b²/2 माइनस का हो जाएगा u²/2 इक्वल टू, a तो हमारा बाहर है ही, एक बार x के प्लेस पर हम s लिखेंगे अपर लिमिट, माइनस करके x के प्लेस पर हम 0 लिखेंगे लोअर लिमिट। यहां से हम 1/2 बाहर ले सकते हैं, तो 1/2 ये हो जाएगा b² माइनस u² इक्वल टू as। 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो b² माइनस u² इक्वल टू हो जाएगा 2as
इस ई स्क्वायर को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारा मोशन का थर्ड इक्वेशन था। तो यहां से देखो हमारे इक्वेशंस को सॉल्व करना, उन्हें प्रूफ करना कैलकुलस से टफ नहीं है। आई एक्सपेक्ट, हमें उम्मीद है शायद आपको कैलकुलस मेथड से डेरिवेशंस समझ में आए होंगे। थैंक्स अ लॉट।